next thing that we want to look at is circular motion dynamics. So do we know that whenever a particle is moving in a circular path, then do we know its acceleration? The particle needs to have two accelerations, right? One towards the center and one along the tangent. Now, if the speed of the particle is not changing, then there is only one force. Uniform circular motion hai. So there is only one force, the one acceleration, that is their radial. And radial acceleration is equal to omega square r, या फिर आप इसे v square by r लिख सकते हो, whatever, it's your choice, it's right both the ways. Now the point here is कि ये जो हमारा radial acceleration होता है, अभी किसी फोर्स की वजह से ही आ रहा होगा. There has to be a force. तो जब हम सर्कुलर मोशन डायनेमिक्स की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसी कुछ सिचुएशन होगी कि हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उस पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं. तो अगर कहीं पे भी कोई पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, देन व्हाट हैज टू हैपन इज दैट द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, द नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर मस्ट बी इक्वल टू m टाइम्स v स्क्वायर बाय r या फिर m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर r. सो दैट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक्सेलरेशन डायग्राम में आपको ये v स्क्वायर बाय r या फिर ओमेगा स्क्वायर r लिखना आना चाहिए. समझ आ रही है बात ये? ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू सी दिस अ लिटिल मोर इन मोर डिटेल. सो अब हम जब देखेंगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम दैट आई हैव ट्राइड टू राइट इट डाउन ओवर हियर. सो बेसिकली वी हैव अ डिस्क, वी हैव प्लेटफॉर्म, एंड ऑन दैट प्लेटफॉर्म वी हैव अ ब्लॉक. ठीक है, एक ब्लॉक है हमारे पास. नाउ दिस ब्लॉक इज, अब ये प्लेटफॉर्म को हमने घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. We have rotated this platform with an angular velocity omega. ठीक है guys? Now आपको मुझे ये बताना है कि you need to find कि ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी such that the block does not slip. ठीक है. तो आप क्या ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप एक बहुत बड़े से प्लेटफॉर्म पे आपको बिठा दिया गया और आपसे बोला, आप और उस प्लेटफॉर्म को घुमा रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं उस प्लेटफॉर्म को बहुत तेज कर दूंगा तो आप एक पॉइंट के बाद स्लिप करना स्टार्ट कर दोगे. कैन यू इमेजिन दैट? Yes, sir. Hold on to something. You will have to hold on to something in order to keep sitting on that platform. ऐसे कुछ फील लेगा. So there is a maximum value of omega such that the block does not slip. This is the question in front of us. ठीक है, we need to find that omega की maximum value. So अब देखो हम कैसे निकालेंगे. So it is quite an easy question. अगर हम देखें तो अब हमें सबसे पहले तो इस ब्लॉक का FBD बनाना है. स्टेट मेथड सेम है एग्जैक्टली जो हमारा स्टेप्स टू एनालाइज द न्यूटन्स लॉ प्रॉब्लम था. एक FBD बनाएंगे तो एक mg फोर्स होगी, ऐसे एक नॉर्मल फोर्स होगी ऊपर की तरफ. ठीक है, जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन फोर्सेस लग रही होंगी, ऐसे कुछ होगा. एंड ऑब्वियसली दिस n विल बी इक्वल टू mg, मतलब बैलेंस कर रहे होंगे, mg को बैलेंस कर रहा होगा. नाउ दूसरी चीज अब क्या है, अब if this particle, if this block rotates in a circular path, तो what do you think is the force जो इसको सर्कुलर पाथ के अलोंग जो इसे घुमा रही है, जिस फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, वो कौन? Now please realize this particular question. In this particular question, so we need a force towards the center. If a particle is moving in a circular path, we need a force towards the center. Now obviously ना normal center की तरफ point कर रहा है, ना mg center की तरफ point कर रहा है. In this case, what actually is pointing towards the center in this situation is friction force. So in this particular scenario, what will happen is that friction force will start acting towards the center in this case. Now भाई साहब, why would the friction force start acting towards the center? ये block तो move ऐसे कर रहा है, tangent के along move कर रहा है. Now imagine this thing. Now listen to me carefully again. So the block is moving in a circular path. Okay, let's say this is my platform, and let's say this was the block. Now consider a point on the platform. जहाँ ब्लॉक रखा है वहां पे एक पॉइंट A कंसिडर करिए जो प्लेटफॉर्म के ऊपर है, मतलब प्लेटफॉर्म पे पॉइंट है. नाउ व्हेन द प्लेटफॉर्म रोटेट्स, दिस पॉइंट A रोटेट्स,
if we want the block to not slip, if we want our block to not slip on this platform, this block must start moving along the circle. So मैं क्या कह रहा हूं, for no slipping of block, the block must move along the circle, which implies, अब स्लिपिंग कौन अपोज करता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स, which implies if frictional force must help this block in moving along the circle, which implies frictional force should start acting towards the center. क्योंकि सर्कल में मूव करने के लिए you need a force towards the center. सर्कल में मूव करने के लिए we need a force towards the center. ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? हाँ जी भैया. Yes sir. This is what basically the answer, the question is, that this is what is happening. Now if we understand that this is happening like this, तो फिर अब क्या होगा? अब अगर मैं इस बॉडी का FBD बना दिया मैंने, एक्सेलरेशन डायग्राम बनाया जाए, तो एक्सेलरेशन डायग्राम में कौन सी फोर्स आएगी गाइस? एक्सेलरेशन डायग्राम में क्या होगा? एक एक्सेलरेशन आएगा टुवर्ड्स द सेंटर. कितना एक्सेलरेशन आएगा? ओमेगा स्क्वायर आर. ये गिवन था, ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहे. तो एक सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा ना. इक्वेशन क्या हो जाएगी? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, नॉर्मल फोर्स mc के बराबर होगी. इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन फोर्स must be equal to m times omega square r. Now what do you think will be the magnitude of friction force? उसके लिए हमें देखना है which case we are. Now we are calculating omega maximum such that the block does not slip. मतलब इससे ज्यादा ओमेगा होगा तो ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर जाएगा. case 2, which means we are in case 2 and the friction force has to be considered as mu s n. So we put friction force as mu s n and यहाँ मेरा जो ओमेगा है वो ओमेगा मैक्स हो जाएगा. एंड देन n की वैल्यू को यहाँ से डाल देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा mu s mg is equal to m times ओमेगा मैक्स का स्क्वायर टाइम्स r. mm कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास mu s g अपॉन r का स्क्वायर रूट. समझ आई बात? Guys, are we clear about this? Yes sir. हाँ अनिकेत बेटा, क्या डाउट है बताओ. भैया. हाँ भैया. हेलो. हाँ अनिकेत बोलो बोलो. भैया आपने फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r कैसे लिखा? सेंटर की तरफ लग रही थी फ्रिक्शनल फोर्स और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर r. तो मतलब FBD में क्या होता था, इधर n है, इधर mg है और इधर फ्रिक्शन फोर्स है और इधर एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर r. तो F इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. अनिकेत. यस सर, आ गया. जसमीर. सर मुझे ये पूछना है कि उसे स्लिपिंग अपोज करने के लिए सर्कल में क्यों घूमना पड़ेगा? अगर वो सर्कल में नहीं घूमेगा तो जो उसके नीचे वाला पॉइंट है वो तो सर्कल में घूम रहा है. हाँ. आप खड़े हो ना, इसके ऊपर खड़े हो, आप हिल ही नहीं रहे, आप अपनी जगह पे फिक्स्ड हो. ठीक है. तो फिर क्या लग रहा है कि नीचे वाला पॉइंट आपसे स्किड करता हुआ जा रहा है? नहीं नहीं, नीचे वाला पॉइंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड हो, हिल ही नहीं रहे हो और नीचे का प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है. हाँ. आप यहीं फिक्स्ड हो गए, आपको यहीं रोक दिया मैंने और ये सर प्लेटफॉर्म मूव कर रहा है, तो ये नीचे स्लिपिंग हो रही है ना. हाँ ठीक है. आप प्लेटफॉर्म पे बैठो, जब प्लेटफॉर्म घूम रहा है तो प्लेटफॉर्म के साथ घूमोगे तभी तो स्लिप नहीं करोगे.
हाँ हाँ ठीक है सर। मतलब कभी आप घूमे नहीं, किसी गोल घूमने वाले झूले पे बैठे नहीं हो? बैठा हूँ सर। अगर उस झूले में अगर आप सर्कल में ना घूमो तो आप स्लिप करके बाहर नहीं निकल जाओगे? हाँ सॉर्ट ऑफ। ठीक है सर, ठीक है। ओके, यहाँ से ओमेगा मैक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। एक और इसमें छोटी सी बात कर सकता हूँ मैं, विच इज कि अगर सपोजिटली जो एंगुलर वेलोसिटी से जिससे मैं इसे घुमाता हूँ, लेट्स से इफ दैट इज ग्रेटर देन ओमेगा मैक्स, तो क्या होगा? स्लिपिंग हो जाएगी। स्लिपिंग हो जाएगी, राइट? सो बेसिकली द आइडिया है, आप अगर इमेजिन करते हो यार, अब देखो ये वाली सिचुएशन है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि अब हमने ये बात भी करी हुई है कि अगर सपोजिटली एक पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए हाउ मच एक्सेलरेशन डू वी नीड? v स्क्वायर बाई आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर? तो अब जनरली हम क्या कहते हैं कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन के दो पार्ट लेते हैं, एक एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एक एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जो है, जब वो एग्जैक्टली v स्क्वायर बाई आर के बराबर होता है तो पार्टिकल क्या करता है? सर्कल में घूमता है। और ये जो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी अगर v स्क्वायर बाई आर से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है? सर्कुलर पाथ छोड़, वो सर्कल के और अंदर आ जाएगा ना। देखो एग्जैक्टली जब एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v स्क्वायर बाई आर के एग्जैक्टली बराबर है, v स्क्वायर बाई आर के एग्जैक्टली बराबर है, तो उसकी भी डायरेक्शन इतनी चेंज हो रही है कि वो एक सर्कल में घूमे, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रहा है ना ये, ठीक है? अब अगर सपोजिटली एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v स्क्वायर बाई आर से ज्यादा हो जाए तो फिर क्या होगा? डायरेक्शन ज्यादा चेंज हो रही होगी तो पार्टिकल सर्कल के अंदर आ जाता है। अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v स्क्वायर बाई आर से कम हो तो इसका मतलब परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कम है जितना चाहिए सर्कल में घूमने के लिए। गाइस, v स्क्वायर बाई आर एग्जैक्टली वो एक्सेलरेशन चाहिए सर्कल में घूमने के लिए। अगर एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी v स्क्वायर बाई आर से कम है तो पार्टिकल क्या होगा? उसकी वेलोसिटी ज्यादा चेंज होगी, डायरेक्शन कम चेंज होगी? डायरेक्शन कम चेंज होगी। कम चेंज चेंज। होगी। और कम चेंज होगी तो वो सर्कल में घूम नहीं पाएगा ना। यस सर। नहीं समझ आई बात? सर्कल से थोड़ा बाहर आ जाता है, ऐसी फीलिंग है हमारे पास, which basically would mean in this particular scenario अगर ओमेगा ओमेगा मैक्स से ज्यादा हो गया, ओमेगा अगर ओमेगा मैक्स से ज्यादा हो गया, सो जो आपको सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए, जो रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए, वो ओमेगा स्क्वायर आर है। नाउ वो दैट इज ग्रेटर देन द एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड कर सकता है, which means our requirement is more than what we have. See, friction force की वैल्यू लिमिटेड है ना, ठीक है? Our requirement of omega जो क्या कहते हैं मैक्सिमम ओमेगा जो हो सकता था यहाँ पे, that मतलब मैक्स जो ओमेगा की जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो मैक्सिमम ओमेगा जो हो सकता था उससे ज्यादा है, which means that in this case अगर ओमेगा is greater than omega maximum, the block will skid outwards. अब ये skid outwards का क्या मतलब है कि वो instead of moving in the circle, वो सर्कल से बाहर आ जाएगा और किसी पॉइंट पे आके बाहर निकल आएगा। वो उस पूरे सर्कल में, उतने रेडियस के सर्कल में बेचारा घूम ही नहीं पाएगा। नहीं समझ आई बात? दोबारा समझाने की जरूरत है? हाँ, देख लेते हैं। ये सर्कल था, हमारा ब्लॉक इसमें घूमना चाहता था, मान लेते हैं ये प्लेटफॉर्म का एज ये है, ठीक है? अब इसको अगर आपने ओमेगा मैक्सिमम पे क्या हो रहा था कि फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे एक्ट कर रहा था और तभी सर्कल में घुमा रहा था। अब अगर मैंने ओमेगा मैक्सिमम से भी ज्यादा ओमेगा कर दिया तो मुझे सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन जो चाहिए वो और बढ़ गया। ये बात नहीं समझ आई? समझ आ रही है बात ये? ठीक है? अब फ्रिक्शन तो और बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो तो अपनी ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा है। हाँ, तो जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा हो गई तो बेसिकली क्या होगा? पार्टिकल उतना टर्न ही नहीं हो पाएगा जितना टर्न होने की उसे जरूरत है, तो वो इस सर्कुलर पाथ से सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा बाहर आने लग जाएगा, मतलब इस सर्कुलर पाथ को मेंटेन नहीं कर पाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को इतना चेंज नहीं कर पाएगा, तो वैसे बाहर के निकल जाएगा। समझ आई ये चीज? चेंज तो करेगा डायरेक्शन वेलोसिटी की, बट इतनी नहीं चेंज कर पाएगा कि वो सर्कुलर पाथ को एग्जैक्टली फॉलो कर पाए। इज इट ओके गाइस?
यस सर। Yes, sir. अगर ओमेगा ओमेगा मैक्स से कम हुआ तो फिर क्या होगा? Stayed inward. No slipping. स्लिपिंग। No slipping. हाँ, अगर ओमेगा ओमेगा मैक्स से कम हुआ ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है गाइस। देखो, आप कुछ लोगों को लग रहा है कि भैया हाँ, जो रिक्वायरमेंट है आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रिक्वायरमेंट मेरी कम हो गई। अब फ्रिक्शन को अपना मैक्सिमम वैल्यू पे थोड़ा लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, अपने आप थोड़ा स्लिपिंग थोड़ी ना कॉज करा देगा फ्रिक्शन, तो फिर होगा नो स्लिपिंग। अब क्वेश्चन भी तो यही था, इट वाज ओमेगा मैक्सिमम सच दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। तो अगर उससे कम ओमेगा पे करोगे तो स्लिपिंग थोड़ा हो जाएगी, फ्रिक्शन अपनी फोर्स को रीएडजस्ट कर लेगा ना। कम रिक्वायरमेंट होगी तो कम लगेगा। अब जितना मैक्सिमम लग सकता था उससे ज्यादा तो नहीं बढ़ सकता, जिसकी वजह से ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मैक्स वाले केस में स्लिपिंग हो गई थी। ठीक है, वो बाहर की तरफ निकल गया था। इमेजिन करो ना कि अगर बहुत तेजी से मैं झूले को घुमाऊं तो आप झूले से बाहर निकल आते हो, बट अगर मैं झूले को बहुत धीरे से घुमा रहा हूं तो ऐसे थोड़ा अंदर की तरफ जाने लग जाते हो। नहीं समझ आई बात? आगे भैया। करना पड़ेगा, हो जाएगा होपफुली, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। मूविंग ऑन, this is next another question that we can discuss. There is a car which is trying to move in a circle of radius capital R. एक गाड़ी है जो रेडियस कैपिटल आर के सर्कल में घूमना चाहती है। ठीक है, जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स है वो म्यू दे रखा है। आपको बताना है कि कितनी मैक्सिमम स्पीड से ये कार टर्न ले सकती है विदाउट स्किडिंग। ये बात आपको समझ आती है कि गाड़ियां अगर बहुत तेजी से टर्न लेती हैं तो क्या होता है? हाँ? वो रोड पे स्किड कर जाती है ना। Okay. हाँ, वो किस साइड पे जाके, अगर गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है तो किस साइड पे जाके हिट करेगी गाड़ी? आउटर साइड ऑफ द रोड पे या इनर साइड ऑफ द रोड पे? अगर बहुत तेजी से टर्न लेगी तो Inner side. आउटर साइड। देख लेते हैं, we'll figure that out. तो ऐसा क्यों होता है? बहुत तेजी से टर्न लेने पे गाड़ी ऐसी क्यों होती है, कहते हैं स्किड कर जाती है रोड से बाहर? Why does it happen? तो अगर हम गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, गाड़ी को पीछे से देखते हैं। ठीक है, गाड़ी का ये टायर है और ये एक और टायर है। ठीक है, पीछे से देख रहा हूं मैं गाड़ी को यहाँ से, तो ऐसे दिखेगा ना मुझे गाड़ी का, ऐसे टायर दिखेंगे एंड पे, ऐसे दिखेगा। तो गाड़ी इज मूविंग विद स्पीड v। तो एक तो इस पे mg फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, एक नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड से लग रहा है ऊपर की तरफ इस गाड़ी पे जो टायर्स पे लग रहा है। समझ आ रही है बात? ये नाउ which force do you think is providing it with the centripetal force towards the center, जिसकी वजह से सर्कल में घूमेगी गाड़ी? Friction. सर्कल में घूमने के लिए कौन सी फोर्स लगेगी? फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। जब हम अपने स्टीयरिंग व्हील को घुमाएंगे तो गाड़ी एक्चुअली इधर की तरफ टर्न होना चाहेगी फॉर नो स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वजह से दिस कार विल स्टार्ट टेकिंग अ टर्न। समझ रहे हो? ठीक है, नाउ अब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क ये मेरा एफबीटी हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन डायग्राम की बात करते हैं। एक्सेलरेशन डायग्राम में हमारे पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर। कैन यू इमेजिन द सेंटर विल बी हियर, राइट, व्हिच इज इन दिस डायरेक्शन। तो ऐसे कुछ v स्क्वायर बाई आर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, ये मेरा स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 इज राइटिंग डाउन द इक्वेशंस और एक्सिस चूज करना। एक्सिस तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सिस तो हम कुछ ऐसी चूज करेंगे पैरेलल परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, Horizontal vertical. तो बेसिकली अब उसके बाद इक्वेशंस लिखनी है। इक्वेशन क्या हो जाएगी? n is equal to mg and friction force is equal to m times v square by r, and then obviously बात है अगर v max निकाल रहा हूं मैं तो फिर क्या होगा? v max is that it does not slip, मतलब उससे ज्यादा स्पीड लगाने, स्पीड से चलाने पे स्लिप कर जाना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा ना ऑलरेडी। यस सर। तो फ्रिक्शन फोर्स को mu s डाल देंगे, which is mu s n, which is mu s mg, m और m कैंसिल हो जाएंगे। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? mu s r का रूट, अगर आप देखोगे तो अंडर द रूट ऑफ mu s g r।
ये बात समझ आ रही है आपको? हाँ, पक्का से? So that would be the velocity with which our car will be taking the turn so that it does not skid off the road. So that the car does not skid off the road. Again, this is the maximum velocity. Sorry, this is the maximum velocity with which the car can take the turn, so that it does not skid off the road. There are a few things that I can understand with this. One is that if let's say if I move with a velocity greater than Vmax, so what will happen? So in that scenario, फ्रिक्शन फोर्स तो ये लग रहा है जो मुझे सेंटर की तरफ मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो मेरी जो मैक्सिमम मुझे मिल सकती है उससे बढ़ गई ना. तो अब जो फ्रिक्शन फोर्स है तो लिमिटेड ही है. तो फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू दिस कार? वो इस सर्कल में घूम नहीं पाएगी ना, इतनी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगी. तो वो कुछ बढ़ जाएगी। कहते हैं वेलोसिटी डायरेक्शन कम चेंज होगी, वो बाहर जाके टकरा जाएगी सीधे इससे, आउटर रेलिंग से. समझ रहे हो इस बात को? और अगर मैं v less than, so the car skids and strikes the outer side of the railing. The car skids and hit the outer side of the railing. Similarly, अगर मैं velocity दूं Vmax से कम तो फिर क्या होगा? सर्कुलर पाथ नहीं होगी, नो स्किडिंग, नॉर्मल, नो स्किडिंग। फ्रिक्शन फोर्स विल एडजस्ट इटसेल्फ. अरे ऑब्वियसली बात है, अगर धीरे धीरे टर्न लेते हैं ऐसे थोड़ा अंदर वाली जाके तक अंदर वाली साइड पे जाके ठुक जाते हो. हाँ भैया, हाँ, फ्रिक्शन फोर्स अपनी वैल्यू को ऑटोमेटिकली कम कर लेता है ना जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से. यस। Vmax जो Fmax म्यूएस है ना उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, बट उससे कम तो कर ही सकता है as per the requirement. So that is basically the situation here. Are we okay about this? जी भैया। यस सर। Again, you can imagine this thing कि rainy season में it is advised to drive slowly. क्यों भाई साहब? फ्रिक्शन कम होता है, जो म्यूएस होता है वो कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। म्यूएस कम हो जाता है. और अगर म्यूएस की कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा बिटवीन द टायर एंड द रोड, ऑब्वियसली द मैक्सिमम वेलोसिटी एक टर्न वो कम हो जाएगी ना. अगर रोड पे पानी पड़ा और बहुत तेजी से टर्न लोगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना टकराने की बाहर. यस सर। यस सर, यस सर। प्रैक्टिकली फील करो. ये फील होता है आपको कि अगर रोड गीली है तो आप बहुत तेजी से टर्न लोगे तो जल्दी स्किड करोगे. यस सर। म्यूएस अगर कम हो जाएगा. हाँ, मुझे आपके नॉट भी दिखाई दे रहे हैं, डोंट वरी, वी डोंट रियली नीड टू से. ठीक है, क्या अगर देखेंगे हम लोग तो म्यूएस कम हो जाएगा अगर यहाँ पे, तो Vmax की वैल्यू कम हो जाएगी. ओके, समझ आती है बात? ठीक है. इनफैक्ट अगर आप देखते होगे तो इसीलिए आज से बोला जाता है ना, अगर आप टर्न वर्क ले रहे हो तो टायर की कंडीशन बहुत डिटरमाइन करेगी ना आप टर्न कितनी मैक्सिमम स्पीड से टर्न ले पाओगे. अगर आपका टायर घिस चुका होगा तो फिर आप ज्यादा स्पीड से टर्न ले सकते हो नहीं. क्यों? क्योंकि ये जो अंडर द रूट म्यूएस जी आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी लेसर बिकॉज म्यूएस कम हो जाएगा. इनफैक्ट जो फॉर्मूला 1 कार्स होती हैं, जो F1 कार्स होती हैं, हैव यू सीन देयर टायर्स? होता है. आप इमेजिन करो कि जनरली जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्यों होता है? क्योंकि जो दो सरफेसेस होती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर आप देखोगे तो मतलब देयर इज अ रफनेस बिटवीन टू सरफेसेस, राइट? अगर एक ऑब्जेक्ट 1 है, ऑब्जेक्ट ए और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो इनकी जो सरफेस है वो आपस में कुछ इंटरलॉकिंग होती है ना, इसकी जो ग्रूव्स होते हैं उसमें. हाँ जी भैया। हाँ, ग्रिप इंक्रीज करने के। ठीक है. ऐसे कुछ जब ये इसको इधर मूव कर रहे हो उसको इधर मूव कर रहे हो तो ऐसे सॉर्ट ऑफ ग्रूव्स होते हैं. नाउ इफ यू कीप स्मूथनिंग दिस अप, अगर आप इसे स्मूथ करते चले जाओ, फ्लैट करते चले जाओ, फ्लैट करते छोटे कम करते चले जाओ ग्रूव्स ये, तो फिर क्या होता है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो रहा होता है. बट इफ यू स्मूथन अप देम अप, बिल्कुल एग्जैक्टली एकदम से स्मूथ कर दो अपन दोनों सरफेसेस को, तो चिपकी जाती है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो. पता है क्या होता है? वो मॉलिक्यूलर लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाती है. ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो. 2 आइस के क्यूब्स लेना और उन दोनों के बीच में ऑलरेडी कम फ्रिक्शन होगा. रब देम टुगेदर. नाउ व्हेन यू रब देम टुगेदर दे विल कीप बिकमिंग स्मूदर एंड थोड़ी देर बाद वो चिपक जाएंगे एक दूसरे से.
क्यों? क्योंकि आपने उनके बीच के मॉलिक्यूल्स को इतना कम गैप कर दिया होगा, वो जैसे ही आप सारी रफनेस खत्म कर दोगे मॉलिक्यूल्स बहुत पास आ जाएंगे ना, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विल टेक ओवर एंड वो एक्चुअली में चिपक जाएंगे। तो एक्चुअली में हम जो फॉर्मूला 1 गाड़ियां होती हैं, फॉर्मूला 1 कार्स आर लाइक द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कार्स अवेलेबल इन द वर्ल्ड। तो उसमें क्या होता है कि मतलब द टायर्स आर मेड सो स्मूथ, इनफैक्ट द रोड इज आल्सो स्पेशली डिजाइंड, द रोड इज नॉट सेम एज द सेम रोड दैट यू ड्राइव योर कार्स ऑन, जिसमें 10 गड्ढे होते हैं बीच में, ठीक है, ऐसी सिचुएशन नहीं होती है। तो वो टायर इतने स्मूथ बना दिए जाते हैं कि वो रोड से ऑलमोस्ट चिपक ही जाते हैं। तो मतलब म्यू की जो वैल्यू है ना, ऑलमोस्ट 1.75 से 2 के बीच में होती है जो म्यू होता है, विच इज अ प्रीटी हाई वैल्यू ऑफ म्यू इन टर्म्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। दैट्स ओके, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो भैया न्यूएस की रेंज कहाँ से कहाँ तक की हो सकती है? कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट हो सकती है। अच्छा, ठीक है, so basically that's fine, so we were able to understand. In fact there is one more thing, मतलब जब वो टर्न लेते हैं तो पता है देखो एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। अगर कोई टर्न ऐसे है, let's say there is a turn like this, if there is a turn let's say like this, अगर आप कभी भी फॉर्मूला 1 कार के ड्राइवर को देखोगे तो वो जो टर्न लेता है तो होता है कैसे लेता है, वो इस एज पे चलता हुआ आता है और यहाँ पे वो keep on coming on this edge and he moves like this. इस एज से इस एज को मैच करता है वो। आप कभी भी देखना ऐसे टर्न लेते हैं, हाई स्पीड टर्न जो लेते हैं, ऐसे क्यों लेते हैं? कम से कम घूमना पड़ता है, रेडियस बढ़ाने के लिए। रेडियस तो ऑफ हर एक केस कम में हो जाता है। रेडियस जो पहले कम था वो रेडियस बढ़ाने के लिए, और रेडियस बढ़ाने से फायदा क्या हो रहा है? द मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच दे कैन टेक द टर्न बढ़ रही है, बढ़ जाती है। तो मतलब बिल्कुल एज पे चलते हैं वो लोग। तुमने देखा है ना, मतलब जब दो गाड़ियां उनके बीच में डिफरेंस कितने सेकंड चाहिए कि हमारे पास बैंकिंग ऑफ रोड की बात कर रहे हैं हम लोग। वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड नाउ। बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब है? बैंकिंग ऑफ रोड का ये मतलब है कि हमने एक रोड को थीटा एंगल पे बैंक कर दिया, टिल्ट कर दिया। कभी आपने देखा हो कि कोई हाईवे है बड़ा सा और वो टर्न हो रहा है तो रोड को हल्का सा टिल्ट कर देते हैं, हल्का सा टिल्ट कर देते हैं रोड को, कि ताकि क्या कहते हैं वो टर्न लेना आसान हो जाए। ठीक है, द कार सॉर्ट ऑफ टेक्स, फिर टिल्टेड चलती है गाड़ी, हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। सो नाउ देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बिकॉज द बैंकिंग ऑफ द रोड आल्सो helps the car in rotating. ठीक है, जो बैंकिंग ऑफ द रोड है that helps the car in rotating in the circular path. Now how does banking of the road helps the car in rotating in a circular path? Let's see, let's try to look at this. Supposedly हमने किसी बैंक रोड को थीटा एंगल से बैंक कर दिया है, तो अब आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी। लेट्स अज्यूम द सरफेस टू बी स्मूथ। नॉर्मली तो गाड़ी को रोटेट करने में फ्रिक्शन हेल्प करता है ना, ठीक है। लेट्स से द सरफेस इज स्मूथ, देन आल्सो यू कैन एक्चुअली रोटेट अ कार ऑन अ बैंक रोड। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है फाइंड v such that the car does not skid sideways। हम कितनी वेलोसिटी से गाड़ी को बैंक रोटेट करें such that the car does not skid sideways। तो उसका एफवीडी बनाएंगे गाड़ी का। गाड़ी के एफवीडी में क्या दिख रहा होगा? पीछे से जब देखेंगे गाड़ी को तो उसके टायर्स दिख रहे होंगे, ऐसे हमारी गाड़ी है, विल बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस। एफवीडी बनाएंगे गाड़ी का तो क्या होगा? एक mg फोर्स होगी और एक नॉर्मल फोर्स होगी। ये दो फोर्सेस है ना गाड़ी पे जो लग रही होंगी अभी। ये बात समझ आई क्या? ठीक है, देयर वुड बी टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार। ठीक है, एक तो mg फोर्स लग रही है और एक नॉर्मल फोर्स लग रही है। ठीक है, अब अगर हम सोचते हैं कि व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी एंड देन नेक्स्ट स्टेप विल बी एक्सेलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन किधर होगा गाड़ी का? टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर। सेंटर कहाँ पे होगा? कहीं यहाँ पे होगा सेंटर। तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। इसमें आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हु डू अ मिस्टेक कि वो एक्सेलरेशन इधर मार्क कर देते हैं, गलत डायरेक्शन में। देखो ना, ये नहीं है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है। ये है लाइन जॉइनिंग द गाड़ी एंड द सेंटर। सो ये से कुछ गाड़ी तो इसमें घूम रही है, तो जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की तरफ होगा। एंड कितना? v²/r। अगर v स्पीड से सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो। ये समझ आई बात? नहीं समझ आई? ये एक्सेलरेशन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर इज नॉट हियर। ये समझ आ गया ना आपको? ठीक है, होपफुली दैट इज ग्रेट। नाउ व्हेन वी राइट डाउन द इक्वेशंस, तो इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास?
what is the equation that we get? The equation that we get is, again, we take our axis perpendicular and parallel to the, what do you say, acceleration. तो n का ये वाला component कितना होता है? Horizontal वाला component अब तो रटवा दिया था मैंने, n sin theta. sin theta. Sin और इधर वाला component n cos theta आ जाएगा. आप ऐसे भी देख सकते हो, ये angle theta है, वहां से भी देख सकते हो. But yeah, I hope you will remember this n का component वाली चीज. And then if you remember this, then n cos theta is equal to mg, एक equation ये आ गई, and n sin theta is equal to m times v square by r. Is it okay? yes sir. Yes. So up in this scenario, you can just divide these equations, so you'll get m cancel हो जाएगा, n भी cancel हो जाएगा. Tan theta is equal to v square by r. Sorry, हाँ, into g, and that would imply v की वैल्यू हो जाएगी under the root rg tan theta. जो v की वैल्यू हो जाएगी वो root of rg tan theta आ जाएगी. So yeah, so the car can take the turn with a velocity under the root rg tan theta. So guys, basically now there is this another interesting thing about it, that if this v is greater than root rg tan theta, then what do you think will happen? What do you think will happen? Sideways. It's sideways. So basically what will happen is that देखो जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो तो n sin थीटा ही है, और n की वैल्यू भी फिक्स ही है. अगर आप देखोगे तो n is equal to mg upon cos थीटा. ठीक है, तो जो सेंटर की तरफ फोर्स है वो तो फिक्स्ड ही हो गई. हाँ, अगर वो फोर्स फिक्स्ड हो गई तो अगर आप उससे ज्यादा वेलोसिटी से चल रहे हो, जितनी वेलोसिटी पे वो फोर्स v स्क्वायर बाय r के इक्वल हो रही थी, mv स्क्वायर बाय r के, अगर आप उससे ज्यादा वेलोसिटी चलोगे तो ऑब्वियसली आप बाहर की तरफ निकल जाओगे. द कार इज गोइंग टू स्किड आउटवर्ड्स. ठीक है, आउट बाहर निकल के, अगर बाहर रेलिंग है इस साइड पे तो इस वाली साइड पे रेलिंग पे हिट कर जाएगी गाड़ी, आउटर रेलिंग पे. ठीक है, या फिर अगर v इज लेस देन रूट rg tan थीटा तो क्या होगा? द कार विल स्किड इनसाइड दिस टाइम. No, sir. हाँ, Skid inward. the car will skid inwards. Yes, interestingly इस बार नॉर्मल फोर्स एडजस्ट नहीं कर रही ना. देखो n की वैल्यू तो फिक्स दी है mg by cos थीटा, जो इधर की तरफ फोर्स आ रही है वो भी फिक्स दी है, sin थीटा की वैल्यू भी फिक्स दी आ रही है. तो इवेंचुअली तो आपकी गाड़ी इस बार क्या होगा कि अगर कम वेलोसिटी से जा रही है तो जो फोर्स लग रही है टुवर्ड्स द सेंटर, जो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर है, अगर वो v स्क्वायर mv स्क्वायर बाय r से ज्यादा हो जाएगी तो गाड़ी तो सर्कल के अंदर घूम जाएगी ना. समझ रहे हो? So yes, in this case what will happen is कि the car is going to skid inside the circle and it's going to hit this end. Now practically ऐसा नहीं होता, क्योंकि practically friction भी होता है पिक्चर में. प्रैक्टिकली में क्या होता है, फ्रिक्शन भी होता है ना पिक्चर के अंदर. ठीक है, कि फ्रिक्शन भी लग रहा होता है, तो फिर इसलिए हमें थोड़ा इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है ये जो मैंने बात बोली. तो वी विल बी एबल टू इमेजिन इट वंस यू डू दिस क्वेश्चन एज एन होमवर्क, कि ये सेम बैंकिंग ऑफ द रोड वाला ही क्वेश्चन है. We have the same question कि the road is banked and then the car is taking turn on this banked road. Now in this scenario, so car is taking turn like this, and यहाँ पे coefficient of friction भी है mu. ठीक है, there is a coefficient of friction as well which is mu in this case. समझ आई कुछ बात ये कि जब गाड़ी टर्न ले रही है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यहाँ पे सरफेस और इसके बीच में देयर इज अ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू. एंड यस, एंड ये तो एंगल थीटा तो ही बैंकिंग का ही. ठीक है, सो आपको इसमें बताना है फाइंड v max and v min, maximum minimum velocity, such that the car does not hit such that the car does not hit the, or such that the car doesn't skid. मतलब hit the end बोल सकता था मैं, but also Collide. does not skid. Is it okay? Problem. Let's say we have a hemispherical bowl. Let's say we have a hemispherical bowl है एक हमारे पास, और उस बोल में हम एक पार्टिकल को रोटेट कर रहे हैं ऐसे. Can you imagine the rotation? हाँ,
we're rotating a particle in that hemispherical bowl like this. Says that now अब आपको बताना है, ओमेगा निकाल लेते हैं, फाइंड ओमेगा, इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी निकालें ताकि ये पार्टिकल जब रोटेट कर रहा हो तो ये ऐसे कुछ रोटेट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। आपको ओमेगा की वैल्यू बतानी है सच दैट दिस पार्टिकल रोटेट्स इन दी सर्कुलर पाथ, मतलब विदाउट मूविंग अप और डाउन, तो ये सर्कुलर पाथ में से रोटेट करे। क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं? नाउ कैन यू इमेजिन दिस कि अगर आप बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करोगे तो क्या होगा? कैन यू इमेजिन, ये थीटा बढ़ जाएगा ना। अगर एक चीज इमेजिन करो कि हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल में एक पार्टिकल को हम बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करेंगे तो वो थीटा कुछ ऐसे आ जाएगा ऊपर की तरफ, पार्टिकल कुछ ऐसे ऊपर की तरफ रोटेट करने लगेगा, और अगर हम बहुत धीरे से रोटेट करेंगे तो वो नीचे कहीं ऐसे रोटेट कर रहा होगा। सो नाउ द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस इज कि अगर आप थीटा एंगल पर रोटेट करना चाहते हो तो कितना ओमेगा से रोटेट करना चाहिए आपको? अगर थीटा एंगल पर रोटेट करना चाहते हो तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल को रोटेट करना है? ये क्वेश्चन है हमारे सामने। समझ आ रहा है क्वेश्चन? यस, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसका एफबीडी बनाओ, पार्टिकल का एफबीडी बनाओ। देखो स्टेप्स इसलिए ही बताता हूं मैं क्वेश्चंस में करने के लिए आपको, ताकि जब भी आप कहीं स्टक हो तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व कर सको क्वेश्चंस को, ठीक है। तो हम पार्टिकल का सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, ठीक है गाइस? हाँ यस सर। हाँ, तो जब हम एफबीडी बनाएंगे तो एफबीडी में क्या क्या होगा? पार्टिकल में एक mg फोर्स होगी जो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही होगी। व्हाट डू यू थिंक विल बी द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स? यश, along the line सर जिससे वो थीटा बना सर्कल वाला, ये नॉर्मल फोर्स डायरेक्शन में क्यों? तो परपेंडिकुलर हो जाएगा सर। सरफेस से परपेंडिकुलर रेडियस के अलोंग होगा ना सर्कल स्फीयर में, सर ठीक है, तो रेडियस के अलोंग ऐसे नॉर्मल फोर्स आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। अब इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, युक्ता, तो ये जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है पार्टिकल, तो वो उसका रेडियस कितना होगा? अगर इसका रेडियस, स्फीयर का रेडियस आर है, तो कितने रेडियस से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा पार्टिकल? ये एंगल थीटा है, तो डोंट यू थिंक दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ जिसमें पार्टिकल मूव कर रहा है? हाँ भैया। तो ये कितना होगा रेडियस? आर साइन थीटा। यस भैया। ये इस ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया। श्योर? जी भैया। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना होगा इस पार्टिकल का फिर? ओमेगा स्क्वायर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर? स्मॉल आर। किधर की तरफ होगा वो? सेंटर। सेंटर ऑफ द स्फीयर की तरफ, ऐसे? नहीं सर, जहाँ पे वो सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, मतलब जो लाइन बना है वो मूव कर रहा है उसके सेंटर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर आर। जी भैया। ये समझ आई बात गाइस? की तरफ उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया, स्टेप 2 हो गया, ठीक है जी। अब और कौन है? शुभ। यस भैया। एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया, स्टेप 3 में क्या करेंगे? इक्वेशन। एक्सिस चूज करेंगे। एक्सिस कैसे चूज करूं मैं? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, राइट? नाउ दिस इज एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा। तो अब कंपोनेंट किसके लेने पड़ेंगे मुझे? n के, नॉर्मल के। n के क्या कंपोनेंट आएंगे? वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा इसका? n cos थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? n sin थीटा। तो फिर अब मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? ओमेगा स्क्वायर r sin थीटा बराबर n sin थीटा। ओमेगा स्क्वायर इनटू n sin थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। एक इक्वेशन ये होगी। वर्टिकल डायरेक्शन वाली इक्वेशन क्या होगी? n cos थीटा बराबर mg। n cos थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। यहाँ से n की वैल्यू आ गई मेरे पास, mg अपॉन cos थीटा। अब यहाँ डाल दो mg अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा
इज इक्वल टू m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। r की वैल्यू कितनी है? r sin थीटा, कैपिटल R। sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ जाएगी ओमेगा की वैल्यू? g cos थीटा, r cos थीटा का रूट, होल रूट। g अपॉन रूट r, जो g अपॉन r cos थीटा का रूट आ जाएगा हमारे पास। समझ आई बात? यस भैया। ठीक है। Is everybody clear about this? Please ask wherever you are facing problem in this. Please raise hands so that we can discuss it. तो इन दोनों क्वेश्चंस में जो मैंने ऊपर ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कराए थे, इन दोनों क्वेश्चन में वो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है या सेंटर की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रही है? नॉर्मल। नॉर्मल। ठीक है। तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स वर्ड सुना है आपने कभी? सुना होगा। अब वो क्या होता है वो भी बता देता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट। मैंने बोला है ना, एक पार्टिकल को सर्कल में मूव करने के लिए एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा। वो फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। इज सेंट्रीपिटल फोर्स अ टाइप ऑफ फोर्स? नो, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं होती। ठीक है, टाइप ऑफ फोर्स तो हमारी फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल यही है। ठीक है, बट कुछ सिचुएशंस में ये होता है कि आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, सॉरी कुछ सिचुएशन में कह रहा हूं, इन सर्कुलर पाथ, जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो वी नीड अ फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, एंड दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। जो रिक्वायरमेंट है मेरी वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। आर यू गाइज एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, जो रिक्वायरमेंट है उसको नाम बोल देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे इस पहले दोनों क्वेश्चन में फ्रिक्शन फोर्स वाली फोर्स थी जो सेंट्रीपिटल फोर्स की प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, उसके बाद थर्ड में इसमें बैंकिंग ऑफ रोड वाले में और हेमिस्फेरिकल बॉल में नॉर्मल फोर्स वो वाली फोर्स है जो मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। फिफ्थ क्वेश्चन में कौन सी फोर्स है वो? टेंशन। मतलब सर्कुलर पाथ में घुमाने का तो सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारे पास यही है, एक पत्थर को स्टोन से बांधो, सॉरी स्ट्रिंग से बांधो और घुमा दो। नई बात समझ आई? यस। तो अब इस केस में आप मुझे बताएं कि टेंशन कितनी होगी इन ऑल द थ्री स्ट्रिंग्स। हमने क्या किया हुआ है, 3 स्ट्रिंग से ऐसे पार्टिकल को कनेक्ट किया हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है इन तीनों स्ट्रिंग्स में टेंशन कितनी होगी। हो गया? आंसर आ गया? प्लीज रेज हैंड्स अगर किसी का आंसर आ गया हो तो। लेट्स से इस वाली स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, इस वाली में बोल देते हैं टेंशन T2 है, इस वाली स्ट्रिंग में बोल देते हैं टेंशन T3 है। लेट्स से लाइक दैट। ये सब अलग स्ट्रिंग्स है तो वहां सबकी टेंशन आपको अलग लेनी पड़ेगी। चाहे इक्वल निकल के आ जाए आंसर वो बात अलग है, बट आपको टेंशन सारी अलग लेनी पड़ेगी। आ गया आंसर? देखो यार, अब सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन डायग्राम देखना पड़ेगा। नाउ दिस इज इन अ सर्कल ऑफ रेडियस L। देखो समझिए, L रेडियस सर्कल में, ये 2L रेडियस के सर्कल में घूम रहा है और ये जो बाहर वाला है और भी बड़े 3L रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन है, अंदर वाले पार्टिकल का, इस वाले पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर L। ये 2L रेडियस सर्कल में घूम रहा है, इसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर 2L। ये 3L रेडियस सर्कल में घूम रहा है, इसका एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर 3L। तो ये एक्सेलरेशन डायग्राम हो गया। ओके गाइस, अब टेंशन के लिए तो मैंने दिखाई रखा था कि ये T1 है, ये T2 है इधर की तरफ। तो इस ब्लॉक के लिए, M वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन होगी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू M टाइम्स ओमेगा स्क्वायर L। सेकेंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन होगी T2 माइनस T3, ये सेकेंड है, M टाइम्स ओमेगा स्क्वायर 2L। और इस वाले के लिए इक्वेशन होगी, थर्ड वाले के लिए, T3 इज इक्वल टू M टाइम्स ओमेगा स्क्वायर 3L। तो मुझे पता चल गया M ओमेगा स्क्वायर 3L हो गया इसमें टेंशन। T2 में टेंशन आ गई M, इन दोनों को ऐड कर दो तो T2 में टेंशन आ गई M ओमेगा स्क्वायर 5L और T1 टेंशन आ गई M ओमेगा स्क्वायर 6L। इज इट ओके? क्वेश्चन जहां पे टेंशन फोर्स हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हमने एक स्ट्रिंग को लिया, ऐसे पार्टिकल लटकाया और फिर उस स्ट्रिंग को ऐसे एक कोनिकल पेंडुलम में घुमाना स्टार्ट कर दिया हमने। कैन यू इमेजिन अ कोनिकल पेंडुलम? हाँ,
ऐसे समझ आ रहा है? स्ट्रिंग घुमा सकते हैं ना पार्टिकल को ऐसे हम लोग? हाँ भैया। पक्का से गाइस? ठीक है। नाउ अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको बताना है ओमेगा कितनी एंगुलर वेलोसिटी से आप इसे घुमाएं such that the string rotates at an angle theta with the vertical, such that ये जो स्ट्रिंग है ये थीटा एंगल विद द वर्टिकल। ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, प्लीज मार्क एन आंसर। ठीक है, अंडर द रूट जी बाई एल टैन थीटा, अंडर द रूट जी बाई एल साइन थीटा, अंडर द रूट जी बाई एल कॉस थीटा एंड नन ऑफ दीज। तो एक mg फोर्स ऐसे है और एक टेंशन वाली फोर्स ऐसे है, 2 फोर्स FBD में तो ऐसे आ गया। ठीक है, टेंशन स्ट्रिंग के लॉन्ग लगेगी और mg फोर्स, mg तो वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है। FBD हो गया। एक्सेलरेशन डायग्राम, एक्सेलरेशन डायग्राम होगा टुवर्ड्स द सेंटर। कितना एक्सेलरेशन होगा? देखो ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट एक्सेलरेट नहीं हो रहा, ये पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, और जब आप यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट देखोगे एक्सेलरेशन इस पार्टिकल का, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये जो रेडियस है, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन हो जाएगा पार्टिकल। ठीक है, इस आर की वैल्यू पता चल जाएगी हमें, ये एंगल थीटा है तो आर की वैल्यू इज रिलेटेड टू एल बिकॉज दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा। अगर आप देखोगे तो ये पता चल जाएगा हम लोगों को, बट दैट्स ओके। एंड देन इफ यू सी इधर टेंशन है, अब देखो कंपोनेंट लेने हैं हमें, कंपोनेंट किधर लूं मैं टेंशन का? एक्सिस कैसे चूज करेंगे? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है मेरे पास, तो इधर टी का एक कंपोनेंट इधर आएगा, टी cos थीटा, एक कंपोनेंट इधर आएगा टी sin थीटा, एंड देन द इक्वेशन दैट विल बी मेकिंग इज टी cos थीटा इक्वल्स mg, and another equation would be t sin theta equals m times omega square r, which is L sin theta. And then you can put the value of t from here, and then you can just say mg upon cos theta into sin theta equals m omega square L sin theta. Sin theta cancels out, m cancels out. Omega की value is under the root under the root g by L cos theta. C is your correct answer in this question. Interesting से questions हैं दो, they will help you in life. ठीक है, so the question is कि हमारे पास एक गाड़ी है, वो एक ऐसे सर्कुलर आर्क के ऊपर से जा रही है, या फिर कोई आप स्पीड ब्रेकर भी अज्यूम कर सकते हो, कुछ ऐसी चीजों भी अज्यूम करना चाहते हो कर सकते हो। Find V maximum such that the car stays in contact with the road. तो अब जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे गाड़ी पहुंची तो आप कुछ स्पीड V से जा रहे हो, आपको इस V की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है such that the car stays on the road. Can you imagine that कि अगर ये गाड़ी बहुत तेजी से जाएगी तो क्या होगा? सीधा हो आगे जाएगी हवा उड़ में? जाएगी। हाँ, कैन यू इमेजिन दैट? हाँ, तो अब आपको बताना है मैक्सिमम स्पीड जिससे आप जा सकते हो ताकि आप हवा में उड़ो ना। ठीक है, कभी कभी ऐसे किसी हिल पे चढ़ते हो तो एकदम चढ़ते हो बहुत तेज चढ़ो, तो जब हिल पे उतरने वाले होते हो ना तो एकदम से ऐसा लगता है उछल के उतर रहे हो। ठीक है, थोड़ा उछलोगे तो अच्छा ही लगेगा ना गाड़ी को। तो आपको बताना है कैसे करेंगे, करो इसे सॉल्व। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेप 1 FBD। क्या क्या आएगा FBD में हमारे पास यहाँ पे? हाँ अभिनव, FBD में क्या क्या होगा? भैया एक नीचे mg फोर्स लग रही होगी, एक नीचे mg फोर्स लग रही होगी, एक ऊपर नॉर्मल फोर्स, ऊपर नॉर्मल फोर्स, बस दैट इज इट। एक mg लग रही है, एक सरफेस से कांटेक्ट में, 2 फोर्स लग रही है, तो टेंशन ही नहीं है FBD के। एक्सेलरेशन डायग्राम सर अगर ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फिर एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए? सेंटर की तरफ। कितना? सर v स्क्वायर बाय r, या यहाँ पे v दे रखा है तो v स्क्वायर बाय r वाला प्रेफर कर लेंगे। ठीक है ना बेटा? अब स्टेप 3 इक्वेशन, स्टेप 4 इक्वेशन, एक्सेस तो क्या ही है इसमें, एक लाइन के लॉन्ग कुछ हो रहा है तो स्टेप 4 क्या हो जाएगा?
Sir, n is equal to n minus mg is equal to mv square by r. n minus mg is equal to mv square by r. नहीं सर, mg minus n आएगा. हाँ बस, तो गलती देखो, गलती नहीं करनी है, ध्यान रखना है इसका. ठीक है भैया. ठीक है, छोटी छोटी गलती करेंगे ना तो नंबर जाएंगे फिर पेपर में, फिर गुस्सा आता है, फिर मन करता है कंप्यूटर को फोड़ दो. और गलती से फोड़ दिया तो फिर माँ बाप आपको कैसे फोड़ेंगे आपको पता है. हाँ, तो यस, कमिंग बैक टू दिस, अब क्या करें आगे. जस्ट बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट with the ground, with the road, normal force will become zero. यही तो समझाया मैंने, कॉन्टैक्ट की सारी कहानी नॉर्मल पे बेस कर दी है तुमने. रियलाइज नहीं हो गया अभी तक? रियलाइज होता है कि ये भैया पागल हो जाते हैं कॉन्टैक्ट को और नॉर्मल फोर्स को रिलेट करते करते. मैं बोलता हूँ दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में जब होती हैं जब वो एक दूसरे पे नॉर्मल फोर्स लगाती हैं, तब नहीं होती जब आपको दिख रही होती है दोनों कॉन्टैक्ट में. तो मतलब नॉर्मल फोर्स से जब भी कॉन्टैक्ट की बात है तो नॉर्मल फोर्स दिमाग में जाना ही चाहिए हमारे. तो जस्ट बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट नॉर्मल जीरो, मतलब जस्ट बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट नॉर्मल जीरो होगा ना. तो अब नॉर्मल को जीरो पुट कर देते हैं, तो mg विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और v कितना हो जाएगा अब यहां से, अंडर द रूट ऑफ rg. जो v की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास रूट rg आ जाएगी. समझ आई कहानी? जब स्पीड ब्रेकर आता है रोड पे तो दो तरीके के स्पीड ब्रेकर, एक तो ऐसे स्पीड ब्रेकर होता है और एक होता है ऐसा स्पीड ब्रेकर. कौन सा स्पीड ब्रेकर ज्यादा खतरनाक है? हाँ, एक छोटा सा ऐसा स्पीड ब्रेकर है. तो इसमें तो आराम से गाड़ी ऊपर जाती है, आराम से नीचे निकल के चली जाती है, बट इस छोटे वाले में सीधे उछलती है. समझ रहे हो? ठीक है, इनफैक्ट हम आईआईटी में रिसर्च करते थे कि ऐसा बड़ा स्पीड ब्रेकर बनाने की जगह 3 ऐसे छोटे स्पीड ब्रेकर बना लो. तुम में से जितने लोग स्कूटी चलाते हो तेज चलाओगे, सब गिरोगे, A to Z सब गिरोगे, तेज जाओगे ध्यान से. यस सर. ऑल ऑफ यू विल फॉल. यस, कौन बोल रहा है? देवांश, तुम गिरे हो क्या? सर मैंने नहीं बोला. अच्छा सॉरी, किसी और ने यस बोला, सॉरी. हाँ ठीक है. तो तो क्यों गिरोगे? क्योंकि उछलेगी, पहला टायर ऊपर उछलेगा, इसमें डिसबैलेंस होगा, फिर उछलेगा. इस बार तो बिल्कुल ही डिसबैलेंस हो जाएगा, कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा ना ग्राउंड से, क्योंकि v आपकी रूट r से ज्यादा होगी, r कम होगी, तो v जो मैक्सिमम वेलोसिटी है विद व्हिच यू कैन गो अराउंड दैट स्पीड ब्रेकर विदाउट जंपिंग ओवर द स्पीड ब्रेकर, वो कम है ना. यस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात थी. मतलब आई थिंक देयर वाज अ प्रोफेसर इन आईआईटी जिसने ये कुछ रिकमेंड किया था. वैसे इस बार हम बन गए खतरों के खिलाड़ी, और हम क्या कर रहे हैं, रोड के नीचे गाड़ी चला रहे हैं. एक रोड है, रोड के नीचे गाड़ी चला रहे हैं. अब बट गाड़ी चला रहे हैं तो हम चाहते हैं कि रोड से कांटेक्ट में रहे, नहीं तो प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, और जब नीचे गिरेंगे जमीन पे तो थोड़ी चोट लगने की डर है. अब क्वेश्चन ये है कि भाई अब आपको फीलिंग आ रही है कुछ स्पीड में चलानी पड़ेगी गाड़ी को थोड़ा सा. यस सर. तो अब क्वेश्चन है कि मिनिमम कितनी स्पीड पे गाड़ी चलानी पड़ेगी such that the car stays in contact with the road. इस पॉइंट पे कितनी मिनिमम स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी ताकि ये जो गाड़ी है ये कांटेक्ट में रहे. तो मतलब ब्रिज था, एक बंदा था ब्रिज के ऊपर से जा रहा था और एक बंदा वो ब्रिज के नीचे से जा रहा है. ब्रिज के ऊपर वाले के लिए तो मैक्सिमम वेलोसिटी थी कुछ की, बहुत तेज चलाएगा तो उड़ जाएगा, ठीक है. ब्रिज के नीचे वाले के कहीं कहानी क्या है, V minimum such that the car stays in contact with the road. बताएं जी क्या होगा V minimum? ये तो कुछ रोलर कोस्टर ऐसा केस हो गया. ये तो रोलर कोस्टर सा केस हो गया. Exactly. This is a roller coaster. बिल्कुल. पिछले वाले में जो भी मैक्स थी वही आ रही है मेरी. तो निकालेंगे तो एमपीटी बना लेंगे यार हम, तो सिंपल सी बात है. इसको ऐसे बनाएंगे, इससे बनाते हैं. mg हो गया इधर. नॉर्मल फोर्स किधर लगेगा इस बार? डाउनवर्ड. डाउनवर्ड. बहुत अच्छी बात है. दो ही फोर्स है हमारे पास. एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा?
सेंटर की तरफ v स्क्वायर बाई आर। हाँ जी, एक्सेलरेशन डायग्राम देखेंगे तो भाई सेंटर है ना यहाँ पे, ये रहा सेंटर, सेंटर की तरफ v स्क्वायर बाई आर एक्सेलरेशन हो गया। बहुत अच्छी बात है। इक्वेशन बनेगी mg प्लस n इज इक्वल टू m टाइम्स v स्क्वायर बाई आर। एंड जस्ट बिफोर लूजिंग कॉन्टैक्ट n को हम लोग 0 डाल देंगे, विच विल इंप्लाई mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट rg। Now this is the minimum velocity with which you need to take the turn so that the car does not lose contact with the surface. Otherwise इससे कम velocity जाओगे तो projectile motion में आ जाओगे। जैसे zero velocity पे खड़े हो जाओ ऐसे, तो क्या होगा? सीधे नीचे गिरोगे। Minimum velocity कुछ चाहिए to keep moving on this track like this. That is okay. तो roller coasters में भी ऐसी होता है, ये minimum velocity achieve करी जाती है to make sure that the roller coasters keep moving on like that. Is it fine? समझ आ रहा है हमें ये? हाँ समुद्यान बेटा, क्या परेशानी है बताओ इसमें तुम्हें? सर हमने इसके ऊपर वाले में जो किया था सर, उसमें तो हमें बताना है कि कार स्टेज इन कांटेक्ट विद द रोड ना, तो सर मतलब n0 कर दिया हमने, तो फिर ये समझ नहीं आया। यार तुम देखो इसे थोड़ा सा अलग से भी कर सकते हो, जो थोड़ा सा वो लिमिटिंग केस वाली बात होती है ना, वो होता है आप कह दो कि n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ऐसे बोल लें समुद्यान, इसमें प्रॉब्लम है कोई? नहीं सर, मतलब n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना? ना। तो फिर यहाँ से n की वैल्यू ऊपर से निकाल लो, क्या आ जाएगी? mv स्क्वायर बाई r माइनस mg आ जाएगी। यहाँ से n को इधर ले जाओ, mv स्क्वायर बाई r को इधर ले जाओ, सॉल्व हो जाएगा ना n? यस सर। वो ग्रेटर देन 0 mm काट दो, v स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन rg, v मस्ट बी ग्रेटर देन रूट rg। समझ आ गया? अब समझ आ गया, ठीक है। तो v मिनिमम कितना हो जाएगा? v मिनिमम rg रूट rg। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे कर सकते थे कि n ग्रेटर देन 0 कर दो, और वहां से भी सॉल्व कर सकते थे। तो वो लिमिटिंग मैक्स होगा ऊपर, v मिनिमम v सॉरी v मस्ट बी ग्रेटर देन, क्यों आया फिर ये? साइन चेंज एक गलती करी है मैंने। mg माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, mg माइनस, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने ये। दिस इज mg माइनस, ये अपने आप ही निकल के आता है v मैक्स मिनिमम, तो यहाँ से ये उल्टा आ जाएगा ना, v स्क्वायर बाई v स्क्वायर इज लेस देन rg, तो यहाँ से आ जाएगा ये, यहाँ से v मैक्स आएगा ये। ओके सर, ठीक है, समझ में आया। ठीक है। सो इन जनरल दैट्स द आइडिया। सो बेसिकली आप लिमिटिंग केस में सॉल्व कर लो सीधे, इनइक्वालिटी वगैरह अच्छी नहीं लगती ना, हमें तो इक्वालिटी ज्यादा अच्छी लगती है, इनइक्वालिटी से वैसे ही थोड़ा सा वी डोंट फाइंड इट सो गुड। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस सेशन। आई वांटेड टू, और वो गाड़ी जो है वो एक सर्कुलर ट्रैक पे बैंक रोड पे टर्न ले रही है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू भी है, ठीक है। उसका एफबीडी बनाएंगे सबसे पहले हम लोग। सो इसकी हमें मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी निकालनी थी जिससे गाड़ी टर्न ले सकती है, ठीक है। तो एक mg फोर्स इधर की तरफ होगी, एक नॉर्मल फोर्स इधर की तरफ होगी। देन इसके अलावा क्या कहते हैं, अब वेलोसिटी इधर की तरफ, वेलोसिटी तो इधर की तरफ इनटू द प्लेन जो भी जा रही होगी। तो अब अगेन फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा? अगर हम v मैक्स वाला केस लेते हैं तो हमें इमेजिन करना पड़ेगा फ्रिक्शन फोर्स किधर की तरफ होगा, ठीक है। तो आदित्य, फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा बेटा जी? भैया अंदर की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि v max निकाल रहा है ना, तो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो जो गाड़ी होगी वो बाहर की तरफ स्लिप करेगी। Yes, the car will want to slip in this direction, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी तो यू कैन इमेजिन ना, बाहर जाके हिट करोगे आप, ठीक है। आई होप यू कैन स्टार्ट फीलिंग दैट नाउ। एंड देन फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग। एंड देन v max है such that the car does not skid, मतलब इससे ज्यादा स्पीड पे कार स्किड करने लगेगी, तो हम लोग इस समय क्रिटिकल पॉइंट ऑफ स्लिपिंग पे भी, तो μsn इधर की तरफ आ जाएगा। μsn लिख सकते हैं उसके कंपोनेंट को। एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r हो गया। I choose my component parallel perpendicular to the acceleration. I choose my components. So n का component तो मुझे रट लिया हमने, इधर की तरफ क्या आता है? n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला n sin थीटा, फ्रिक्शन के लिए एंगल थीटा है, तो इधर की तरफ एक आ जाएगा μsn cos थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा μsn sin थीटा। In the direction perpendicular to acceleration, net force must be 0. This is the equation that I get. It effectively gives me the value of n.
and then also I get in the direction of acceleration, which is mu n and mu s n cos theta plus n sin theta is equal to mv square by r. यहाँ से n की वैल्यू आ जाती है mg अपॉन cos theta minus mu s sin theta, और यहाँ पे आप डाल देते हो mu s cos theta plus sin theta into n, which is mg upon cos theta minus mu s sin theta is equal to mv square upon r. m will cancel out, यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी अंडर द रूट r g mu plus tan theta upon 1 minus mu tan theta. अगेन मैं इसी tan theta के टर्म्स में लिख लिया, sin theta cos theta में भी लिख सकते हो आप, दैट्स परफेक्टली फाइन. cos theta डिवाइड करके लिख लिया मैंने. आर वी क्लियर अबाउट दैट? ये ज्यादा दिमाग लगा दिया कि मैंने? ज्यादा दिमाग तो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं लगाऊंगा कैसे? तो बहुत अच्छी बात है. आर वी क्लियर अबाउट इट? बहुत अच्छी बात है. तो ऐसे कुछ हमारे पास v max आ गया. अब v min निकालना होता हमें, तो अब हमने सीख लिया है कि देखो भैया, the only thing which will change is everything else remains same. The only thing that will change is कि फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी. v मिनिमम में बहुत धीरे जाएगा तो इधर की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा. तो rg tan theta minus mu upon 1 plus mu tan theta, ऐसे कुछ आ जाता है. Is it okay? समझ आ रही है बात? ठीक है. एक एंगल भी होता है, एक एंगल ऑफ रिपोज नाम का एक एंगल होता है, सुना है आपने उसके बारे में? हाँ, हमने बचपन में निकाला था कि ये मिनिमम एंगल होता है. एक इंक्लाइन प्लेन को कितना आप इंक्लाइन कर सकते हो such that block stays at rest. Maximum angle such that the block stays at rest, or minimum angle such that the block starts sliding down. लिमिटिंग होगा ना, तो you can just say this to be theta r, जो भी आएगा. तो ओरिजिन पे रिलेशन क्या आता था? Does anybody remember this कि एंगुलर रिपोज का और म्यू का रिलेशन क्या होता था? हाँ, आद्या बेटा. सर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू. तो थीटा r is equal to tan inverse mu और tan theta r is equal to mu, ऐसे कुछ हो जाता था. So a lot of times this amazing thing happens that in relations को आप theta r के टर्म्स में लिख देते हो in terms of mu. तो बहुत बार दे देते हैं कि so this is like interchangeably. जैसे आपको याद होगा, मैंने शायद आपको ये होमवर्क प्रैक्टिस प्रॉब्लम दी थी कि यार ये निकालना कि कितने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना बहुत सारी सरफेसेस के बीच में. अगर आपको याद है, if you were there in the class, he just tried to experiment and try to find out coefficient of friction between several surfaces around you, जो भी practical surfaces हैं. तो हमने क्या करते थे? थीटा आर निकाल लेते थे, tan थीटा आर लेते थे, म्यू की वैल्यू पता चल जाएगी. तो मतलब अगर आपको थीटा आर गिवन है, देन कैन यू इमेजिन इन योर हेड कि आपको म्यू आर गिवन है, क्योंकि जब इस थीटा आर का tan लोगे आप, तो म्यू पता चल जाएगा आपको. ये बात नहीं समझ आई ना? ज्यादा दिमाग लगा दिया. और ये समझ बात, ठीक है. तो बस बहुत बार ऐसे लिख देते हैं कि अब म्यू को tan थीटा आर के टर्म्स में अगर लिख दूं मैं, एक सेकंड, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं. अगर आपको समझ आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आता तो और भी अच्छी बात है. So this is I can write it like this, and then can you see this as a formula? Tan of theta plus theta, tan alpha plus beta is tan theta 1 plus tan theta 1 plus theta 2 is tan of theta 1 plus tan of theta 2 upon 1 minus tan theta 1 tan theta 2, right? So बहुत बार ऐसे लिख देते हैं ऐसे. तो subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon so that you don't miss out the other interesting physics concepts coming up.